हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं कि सब लोग बहुत बढ़िया होंगे और अपने सेमेस्टर एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आपके सेमेस्टर एग्जाम की तैयारी में चार चांद लगाने के लिए हम लेकर आए हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज। देखो, इसके पहले ना बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियो बना दिए गए हैं, वो अलग अलग पेपर्स के। ये जो वीडियो होने वाला है वो इंपॉर्टेंट होने वाला है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के लिए, ठीक है। तो ये बेसिकली जो ये वीडियो है ना, वो महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी के लिए है, ठीक। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में ये पेपर जो है वो है, लास्ट पेपर है आई थिंक आप लोग का। हाँ, तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी लास्ट पेपर है और इसके पहले जितने भी पेपर्स हैं उन सारे पेपर्स के, जैसे एनुअल फिजियोलॉजी या फिर जेनेटिक साइटोलॉजी एंड जेनेटिक्स, वो सारे वीडियो के क्वेश्चंस अपलोड कर दिए गए हैं, ठीक है। तो अगर अभी तक आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हो तो जल्दी से जाके देख लो, क्योंकि उसमें भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ही बताए गए हैं, ठीक है। तो चलिए ये इस पेपर के मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पे डिस्कस करते हैं, टाइम को वेस्ट ना करते हुए, ठीक है। तो आपका जो पहला क्वेश्चन आएगा वो शॉर्ट नोट, मतलब शॉर्ट नोट आपको कौन कौन से पूछे जा सकते हैं वो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, ठीक। तो सबसे पहले जो है डीएनए या फिर आरएनए का स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे डीएनए और आरएनए का स्ट्रक्चर बताया गया है, लेकिन आपका जो इम्पोर्टेंट है वो डीएनए का स्ट्रक्चर है। डीएनए का जो स्ट्रक्चर है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, उसे बहुत ही ध्यान से पढ़ लीजिएगा, बहुत ही ध्यान से बनाने का भी ट्राई कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसका तो हमें नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा इस पर वो इफोर्ट लगाने की ज़रूरत है, क्योंकि ये हम लोग 12th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, नहीं 11th क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं ये सब। तो हम लोग को ज़्यादा मतलब 5-6 मिनट में ये पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा आपका डीएनए, ठीक। और ये जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और एक और है सेल बायोलॉजी, ये मतलब एमएससी का या फिर बेसिक कहीं का भी ये जो पेपर है सेल बायोलॉजी या फिर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ये मोस्ट इजी टॉपिक होता है। ये मतलब सबसे इजी पेपर यही लगता है, मेरे हिसाब से ये लगता है, आपको पता नहीं क्या लगे, क्योंकि हम लोग इसमें मज़ा भी आता है पढ़ने में, ठीक। तो डीएनए और आरएनए का स्ट्रक्चर बनाना है यहाँ पे। तो डीएनए का मोस्ट इंपॉर्टेंट करके पढ़ना आप लोग, क्योंकि डीएनए पे 5 स्टार लगा लेना, ठीक है। डीएनए पे 5 स्टार लगा के पढ़ना, और आरएनए का भी देख लेना साथ में। आरएनए का भी मतलब इतना ज़्यादा हार्ड नहीं होता, आरएनए का स्ट्रक्चर सिंगल हेलिकल होता है, वो आराम से हो जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है वो डीएनए पॉलीमरेज है। डीएनए पॉलीमरेज क्या होता है? तो डीएनए पॉलीमरेज, अगर आप रेप्लिकेशन देखते हो ना, रेप्लिकेशन जो प्रोसेस है उसको देखोगे तो डीएनए पॉलीमरेज इंपॉर्टेंट एंजाइम है जो कि क्या करवाता है, पॉलीमराइजेशन करवाता है, ठीक है। पॉलीमराइजेशन जो करवाने वाला एंजाइम है वो क्या है, डीएनए पॉलीमरेज, ठीक। तो इसके बारे में पढ़ लेना, इसका भी स्ट्रक्चर बना लेना आप लोग। इसका भी स्ट्रक्चर तो ज़्यादा वो नहीं आता है बनाने को, लेकिन हाँ थोड़ा मोड़ा रफली डायग्राम बना देना और सीख भी लेना बनाने का, ठीक। तो डीएनए पॉलीमरेज क्या होता है, पॉलीमराइजेशन में जो हेल्प करता है डीएनए के पॉलीमराइजेशन में। अब बात आती है पॉलीमराइजेशन क्या होता है, क्या होता है, जो डीएनए के एक एक न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ते हैं, उन्हीं को जुड़ते हैं, तो उन्हीं को पॉलीमराइजेशन बोलते हैं। पॉलीमराइजेशन ये होता है ना कि कोई भी चीज़ जुड़ के पॉलीमराइज होकर वो बड़ी बनती जाती है। तो वही डीएनए के एक एक न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ के ही ना डीएनए बनता है। न्यूक्लियोटाइड्स एक एक जुड़ते हैं तब जाके बड़ा सा डीएनए बनता है, ठीक। तो वही जो जोड़ने का काम होता है, वही जो पॉलीमरेज एंजाइम होता है, आपको देख के पता चलेगा एज जो भी लास्ट में जुड़ा हुआ होता है वो क्या होता है, वो एंजाइम होता है, ठीक है, वो एंजाइम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 जो दे रखा है वो जेनेटिक कोड। देखो, जेनेटिक कोड क्या होता है? जेनेटिक कोड कुछ नहीं होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, कुछ नहीं होता है लेकिन इंपॉर्टेंट होता है। क्या होता है जेनेटिक कोड? ये कौन सी क्लास में, 11th क्लास में जो पहला यूनिट या फिर 11th क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे, बायोमोलिक्यूल जो चैप्टर पढ़े थे उसमें जेनेटिक कोड भी आया होगा आपका। जेनेटिक कोड क्या होता है? 3 न्यूक्लियोटाइड का जो सीक्वेंस होता है उसी को क्या कहते हैं, जेनेटिक कोड कहते हैं, या फिर इसको कोडॉन्स भी बोल देते हैं। आपके पेपर में कोडॉन्स करके भी आंसर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या फिर जेनेटिक कोड पूछा जा सकता है। तो कोडॉन वही क्या होते हैं, जो AUG, GUG, AUU, ये सब जितने होते हैं ना, ये क्या होते हैं, कोडॉन्स होते हैं। मतलब 3-3 देख रहे हो क्या, 3-3 न्यूक्लियोटाइड जुड़े हुए हैं, तो 3 न्यूक्लियोटाइड्स का जो सीक्वेंस होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, जेनेटिक कोड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 ट्रांसक्रिप्शन। नेक्स्ट है ट्रांसलेशन। देखो, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन ये भी पढ़ने की ज़रूरत है क्या? नहीं है। ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, जब डीएनए से एमआरएनए बनता है, तो डीएनए से आरएनए बनता है, तो उसको कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसलेशन क्या होता है, ट्रांसलेशन जब एमआरएनए जो बना हुआ होता है उसे जब
प्रोटीन बनता है उसे ट्रांसलेशन कहते हैं। अच्छा एक बात जानते हो, सेंट्रल डोग्मा किसे कहते हैं? सेंट्रल डोग्मा, यहाँ पे देख लो, सेंट्रल डोग्मा आप लोग पढ़े होगे ना, तो सेंट्रल डोग्मा में ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। सेंट्रल डोग्मा में 3 प्रोसेस इंपॉर्टेंट बताई गई हैं आपको। वो कौन कौन सी प्रोसेस हैं? एक तो होता है डीएनए से डीएनए बनता है, ठीक है, डीएनए से डीएनए बनता है। फिर बनता है डीएनए जो बना हुआ है, इस डीएनए से बनता है आरएनए, एमआरएनए, ठीक, एमआरएनए। अच्छा यहाँ पे कोई भी आरएनए बन सकता है, ऐसा ये नहीं कि केवल एमआरएनए ही बनेगा, कोई भी आरएनए बन सकता है। लेकिन एमआरएनए इसलिए लिखा गया है क्योंकि एमआरएनए से ही प्रोटीन बनता है, ठीक। और टीआरएनए और आरआरएनए जो होते हैं उससे ज़्यादा प्रोटीन का पार्टिसिपेशन नहीं होता है, इसीलिए एमआरएनए मोस्ट इंपॉर्टेंट करके यहाँ पे दिखाया था। अब जहाँ पे देखोगे ना सेंट्रल डोग्मा, तो वहाँ पे एमआरएनए ही दिखाया जाता है, इसलिए क्योंकि एमआरएनए से आगे चल के प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। प्रोटीन के फॉर्मेशन में सबसे ज़्यादा ये हेल्प करता है, ठीक। अब इसके बाद जो एमआरएनए बनता है, इसके बाद क्या बनता है? प्रोटीन बनता है, ठीक, प्रोटीन बनता है। अब देखो ये जितनी एरोज बनाई गई हैं, इन एरोज पे एक एक प्रोसेस होता है। उन प्रोसेस को क्या कहते हैं? जब डीएनए से डीएनए बनता है ना, डीएनए से डीएनए बनता है तो उसको कहते हैं रेप्लिकेशन। उसको कहते हैं क्या? रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन प्रोसेस के थ्रू, मतलब डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस के थ्रू डीएनए क्या होता है? वो रेप्लिकेट होता है। रेप्लिकेट मतलब डबल होता है, ठीक। अब डीएनए से डीएनए बन गया। अच्छा ये जो प्रोसेस है ना, डीएनए से डीएनए बना, ये कहाँ पे होता है? ये न्यूक्लियस में होता है, ठीक, न्यूक्लियस में होता है। ये क्या होता है? न्यूक्लियस में होता है, ठीक। अब फिर जो बना हुआ डीएनए है, डीएनए से एमआरएनए बनना है, ठीक, डीएनए से एमआरएनए बनना है। तो इस प्रोसेस को जो हम लोग कहते हैं, इस प्रोसेस को डीएनए से जब एमआरएनए बनता है तो इसको कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन। एक चीज़ देखो, जब डीएनए से एमआरएनए बनता है इसको ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। अब बात ये आ रही है कि ये प्रोसेस होता कहाँ है? उसमें न्यूक्लियस में होता है या फिर साइटोप्लाज्म में होता है? तो ये जो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस है, सबसे पहले ये जानो डीएनए होता क्या है, कहाँ है? डीएनए न्यूक्लियस में होता है, ठीक है, डीएनए न्यूक्लियस में होता है। तो जाहिर सी बात है, डीएनए न्यूक्लियस में होता है तो एमआरएनए बनता है। एमआरएनए तो न्यूक्लियस में नहीं होता है। कोई भी आरएनए न्यूक्लियस में होता है क्या? नहीं होता है। तो डीएनए उसमें होता है, न्यूक्लियस में। अब डीएनए बनते ही, डीएनए से जब एमआरएनए बना तो डीएनए बस है तब तक वो न्यूक्लियस में है। जब डीएनए बन चुका तो फिर वहाँ से निकल जाता है, ठीक। तो जो रेप्लिकेशन होता है वो न्यूक्लियस में होता है। जो ट्रांसक्रिप्शन होता है ना, वो भी न्यूक्लियस में ही होता है। न्यूक्लियस में होते ही, न्यूक्लियस में होगा तो एमआरएनए बनेगा। एमआरएनए बनते ही वो निकल जाता है, कहाँ से? न्यूक्लियस से निकल जाता है, ठीक। न्यूक्लियस से निकल के वो कहाँ जाता है? साइटोप्लाज्म में चला जाता है। कौन चला जाता है? एमआरएनए, क्योंकि उसका मन नहीं लगता न्यूक्लियस में, वो तुरंत न्यूक्लियस में बना, ज्यों बनाती हूँ वो बाहर निकल गया, कहाँ? साइटोप्लाज्म में, क्योंकि साइटोप्लाज्म में उसकी नीड होती है, प्रोटीन वगैरह वहीं पे बनते हैं, ठीक। तो देखो ट्रांसक्रिप्शन हो गया। अब एमआरएनए जो बना है ना, इस एमआरएनए को, एमआरएनए बस नहीं रहता, इसको भी चूल मच जाती है आगे की प्रोसेस करने के लिए। तो एमआरएनए से बनता है प्रोटीन। अब इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? एमआरएनए से जब प्रोटीन बनता है इसको कहते हैं ट्रांसलेशन, ठीक है, ट्रांसलेशन कहते हैं। अब ये प्रोसेस क्या होता है? अब जगह पूछेगा तो, अगर पूछेगा तो नहीं एग्जाम में, लेकिन आप लोग जान लो कि एमआरएनए कहाँ होता है, सॉरी, ट्रांसलेशन कहाँ होता है? ट्रांसलेशन न्यूक्लियस में नहीं होता है। कहीं भी हो जाएगा, दुनिया में हो जाएगा, लेकिन न्यूक्लियस में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि न्यूक्लियस में एमआरएनए नहीं था। तो एमआरएनए नहीं था तो ट्रांसलेशन एमआरएनए से ही हो रहा है। तो एमआरएनए कहाँ पे? साइटोप्लाज्म में। तो साइटोप्लाज्म में ही हो जाता है क्या? ट्रांसलेशन। प्रोटीन वहीं पे बनता है। फिर प्रोटीन बनने के बाद एक प्रोसेस होती है प्रोटीन की ट्रैफिकिंग होती है, मतलब प्रोटीन जहाँ बनता है वहाँ ना रह के उसकी जहाँ पे नीड होती है वहाँ चला जाता है, ठीक। तो उम्मीद करते हैं कि ये सेंट्रल डोग्मा समझ में आया होगा, और नहीं आया होगा तो भी समझ लो आया ही होगा, इतना भी हार्ड नहीं था। ये तो आप लोग 12th में पढ़ के आए होगे, 11-12 में, इसलिए ज़्यादा हार्ड नहीं था, ठीक है। ये इसलिए बताए हैं क्योंकि अब ये नहीं कि ट्रांसलेशन अलग बताओ, ट्रांसक्रिप्शन अलग बताओ, इससे बढ़िया एक साथ बता दो सारा। रेप्लिकेशन से लेकर ट्रांसलेशन जितनी भी प्रोसेस होती हैं वो सेंट्रल डोग्मा के अंदर ही आती हैं। ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन फाइनल हो गया। नेक्स्ट आता है डीएनए सीक्वेंसिंग। देखो डीएनए सीक्वेंसिंग क्या होता है? डीएनए सीक्वेंसिंग से मतलब थोड़ा मोड़ा डर लगता है, लेकिन डरने की बात नहीं है। क्या होता है डीएनए सीक्वेंसिंग? ये होता है कि अगर डीएनए पे न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट है, डीएनए पे जाहिर सी बात है न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियोटाइड नहीं रहेंगे तो कौन होगा?
ठीक है। डीएनए पे न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होता है, उन्हीं न्यूक्लियोटाइड्स के ऑर्डर को जब डिटरमाइन करते हैं या फिर स्टडी करते हैं उनके बारे में, तो उन्हीं को कहते हैं डीएनए सीक्वेंसिंग। मतलब कौन सा न्यूक्लियोटाइड पहले प्रेजेंट है, फिर कौन सा न्यूक्लियोटाइड उसके बाद है, कौन सा न्यूक्लियोटाइड उसके बाद है, इसी ऑर्डर को डिटरमाइन करने के लिए हम लोग डीएनए सीक्वेंसिंग करते हैं। इसी प्रोसेस को जब डीएनए पे हम लोग न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस को डिटरमाइन करते हैं ना, बस वही उसी प्रोसेस को डीएनए सीक्वेंसिंग कहते हैं। ठीक, जैसे डीएनए में कौन कौन से बेसिस पाए जाते हैं, नाइट्रोजन बेस कौन से होते हैं, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थाइमिन। तो इन्हीं में कौन पहले प्रेजेंट है, कौन बाद में, ए टी जी सी है या फिर ए जी सी टी है, इसी सब को इसी को डिटरमाइन करते हैं कैसे, डीएनए सीक्वेंसिंग प्रोसेस के थ्रू। ठीक, नेक्स्ट है लैक ओपेरॉन। देखो आपके सिलेबस में 2 ओपेरॉन दिए गए हैं, ओपेरॉन मॉडल 2 दिए गए हैं, कौन कौन से, एक लैक ओपेरॉन और एक ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन, टीआरपी ओपेरॉन। ठीक है, तो लैक ओपेरॉन मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि लैक ओपेरॉन ही कुछ ज़्यादा थोड़ा सा बड़ा प्रोसेस हो जाता है इसका। ठीक है, तो लैक ओपेरॉन ही इंपॉर्टेंट है, लैक ओपेरॉन आराम से पढ़ लेना। सबसे पहले जानो ओपेरॉन होता क्या है। जो ओपेरॉन होता है ना, ये होता है, कुछ नहीं होता, ये होता है ग्रुप्स ऑफ जीन के ग्रुप्स को ही ओपेरॉन कहते हैं। ठीक, जीन के ग्रुप को ओपेरॉन कहते हैं। अब लैक ओपेरॉन है, मतलब लैक को डाइजेस्ट करने के लिए, लैक मतलब लैक्टोज को मेटाबोलाइज या फिर लैक्टोज को डाइजेस्ट करने के लिए एक ओपेरॉन सिस्टम जो होते हैं, ओपेरॉन मतलब ग्रुप ऑफ जीन जो होते हैं, वो कुछ प्रोसेस करते हैं, उन्हीं को हम लोग कहते हैं लैक ओपेरॉन। देखो इसमें जो ओपेरॉन होता है, लैक ओपेरॉन में ना जीन होते हैं, एक एमआरएनए पे जीन होते हैं। देखो क्या करता है ये लैक ओपेरॉन भी, प्रोटीन का या फिर एंजाइम का ही फॉर्मेशन करते हैं। जैसे इस पे 3 जीन प्रेजेंट हुए होते हैं, कैसे, एक मान लो एमआरएनए है, इस पे 3 आपको जीन दिखेंगे, एक का नाम होता है ZY जीन प्रेजेंट होते हैं। फिर ये जेड जीन जो होता है वो अलग ही कोई वो प्रोटीन फॉर्म करता है, वाई जो जीन होता है ये अलग ही प्रोटीन फॉर्म करता है, ये ए जीन होता है ये भी अलग ही प्रोटीन फॉर्म करता है। ठीक है, ये सारे जो जीन होते हैं वो अलग अलग प्रोटीन को फॉर्म करते हैं, इसी को कहते हैं, यही इसी प्रोसेस को आप लोग को लैक ओपेरॉन में लिखना है। अच्छा देखो एक चीज़ बताओ, यहाँ से इस क्वेश्चन से थोड़ा हटके क्वेश्चन है, वो देखो ZYA जीन आप देख रहे हो, एक एमआरएनए जो है, ये जो स्ट्रैंड बना रखे हैं ये एमआरएनए है। ठीक, एक एमआरएनए पे 3 आपको जीन दिख रहे हैं, इधर ऑपरेटर, प्रमोटर, सप्रेसर वगैरह जो भी है वो उसको भी छोड़ दो। यहाँ पे देखो ZYA 3 ठो जीन आपको दिख रहे होंगे, 3 ठो जीन दिख रहे हैं। तो अब ये बताओ कि ये कौन सा एमआरएनए, पॉलीसिस्ट्रोनिक है कि मोनोसिस्ट्रोनिक है। ठीक, ये आप लोग कमेंट में बताना। ठीक है, जैसे एक एमआरएनए से कितने प्रोटीन यहाँ पे फॉर्म होंगे, ZYA जो जीन होते हैं वो लैक ओपेरॉन के केस में प्रेजेंट होते हैं, तो इससे जो जेड जीन जो होता है वो अलग ही प्रोटीन फॉर्म करता है, जो वाई जीन होता है वो अलग ही प्रोटीन फॉर्म करता है, और ये भी अलग प्रोटीन फॉर्म करता है। ठीक, जैसे ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज, ये परमिएज, और ये इसका थोड़ा भूल रहा है, आप लोग देख लेना कॉपी में। ठीक है, तो ये जो जीन होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं किसमें, लैक ओपेरॉन में, और ये तीनों जो प्रोटीन होते हैं ना ये फॉर्म होने के बाद लैक्टोज को डाइजेस्ट करते हैं। यहाँ पे प्रोटीन ना समझ के यहाँ पे एंजाइम समझो, क्योंकि ये जो ZYA जीन जो होते हैं ना वो सब एंजाइम को फॉर्म करते हैं, एंजाइम भी प्रोटीन ही होते हैं, तो इसलिए एंजाइम फॉर्म करते हैं, और वो एंजाइम फिर बाद में बनने के बाद लैक्टोज को डाइजेस्ट करते हैं। जब कभी भी सेल में मान लो बैक्टीरिया, यहाँ पे प्रोकैरियोटिक की बात करी जा रही है, प्रोकैरियोटिक में ओपेरॉन मॉडल होता है। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है, प्रोकैरियोटिक सेल अगर मान लो कोई बैक्टीरिया है, ठीक है, बैक्टीरिया ई-कोलाई है, तो वो ई-कोलाई किसी ऐसे मीडियम में गिर गया जाके जहाँ पे लैक्टोज की मात्रा बहुत ज़्यादा है। लैक्टोज की मात्रा कहाँ ज़्यादा रहेगी, मिल्क में या फिर कर्ड में, वहाँ पे लैक्टोज ज़्यादा होता है ना, तो वहाँ पे अगर बैक्टीरिया गिर गया, ठीक, अब लैक्टोज बहुत ज़्यादा हो गया तो उसे डाइजेस्ट भी तो करना चाहिए, उसके अंदर चला जाएगा लैक्टोज, तो उसे डाइजेस्ट भी तो होना है। हाँ, तो डाइजेस्ट होना है, तो वही लैक ओपेरॉन जो ओपेरॉन मॉडल है वो लैक ओपेरॉन वहाँ पे प्रोसेस शुरू हो जाता है, जहाँ पे ZYA जीन जो होते हैं वो अपने अपने एंजाइम्स को सिक्रेट एंजाइम को फॉर्म करते हैं, और फिर वो एंजाइम जो फॉर्म हुए होते हैं वो जो लैक्टोज जो होता है सेल में, उस लैक्टोज को डाइजेस्ट करता है। लैक्टोज को ही डाइजेस्ट करने के बाद क्या करता है, वो एनर्जी फॉर्म करता है। ठीक है,
नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो है पॉलीसोम। पॉलीसोम या फिर इसको आप लोग पॉलीराइबोसोम भी लिख सकते हो। पॉलीराइबोसोम, पॉलीराइबोसोम एग्जाम में आ सकता है, पॉलीसोम की जगह पॉलीराइबोसोम आ सकता है। पॉलीसोम या फिर पॉलीराइबोसोम क्या होते हैं? अगर एक एमआरएनए पे बहुत सारे राइबोसोम अटैच हो जाते हैं आके, उन्हीं को क्या कहते हैं? उन्हीं को कहते हैं पॉलीसोम या फिर पॉलीराइबोसोम। कुछ नहीं होता है, एक एमआरएनए पे जब बहुत सारे क्या होते हैं राइबोसोम आके अटैच हो जाते हैं, और किस लिए अटैच होते हैं? ये प्रोटीन फॉर्म करने के लिए होता है, ठीक है। तो उन्हीं उसी स्ट्रक्चर को कहते हैं पॉलीराइबोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, शॉर्ट क्वेश्चन का 9 जो नंबर का क्वेश्चन है वो ट्रैफिकिंग ऑफ प्रोटीन। ट्रैफिकिंग ऑफ प्रोटीन, देखो, या फिर इसको ट्रैफिकिंग ऑफ प्रोटीन को बोल सकते हैं क्या? एक चीज़ और बोल सकते हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन। देखो, ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन आपको इतना इजी सिंपल देखने को नहीं देगा, इसलिए नहीं देगा क्योंकि पता है कि ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन बताएंगे तो सारे बच्चे आंसर सही कर देंगे, तो आंसर गलत करवाने के लिए ट्रैफिकिंग ऑफ प्रोटीन आता है। थोड़ा देखो, ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन कितना इजी लग रहा है ना, कि मतलब प्रोटीन बन रहा है, यहाँ पे प्रोटीन बनने के बाद उसको करंट, उसका जो पोजीशन है जहाँ पे उसकी नीड है वहाँ पे ट्रांसपोर्ट करता है, उसी प्रोसेस को कहते हैं क्या? ट्रैफिकिंग ऑफ प्रोटीन, ठीक है। ट्रैफिकिंग ट्रांसपोर्ट करना ही किसी प्रोटीन बनने के बाद, मान लो यहाँ पे प्रोटीन बन रहा है लेकिन यहाँ पे उसकी नीड है नहीं, तो आगे थोड़ा नीड है तो वहाँ पे पहुँचता है, इसी प्रोसेस को कहते हैं ट्रैफिकिंग, ठीक है। तो ट्रैफिकिंग और ट्रांसपोर्ट में कोई अंतर नहीं है, बस ये है कि ये थोड़ा मतलब थोड़ा हार्ड लग रहा है, मैसी लेवल का लग रहा है, इसलिए अब ट्रांसपोर्ट कर देता तो छोटे बच्चों वाला हो जाता ना, तो बस इसलिए ट्रैफिकिंग को ट्रांसपोर्ट ही समझना, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो है बाई डायरेक्शनल रेप्लिकेशन। जो बाई नहीं है, ये बाई डायरेक्शनल रेप्लिकेशन जो है, बाई डायरेक्शनल, ये देख लेना आप लोग, बाई गंदा तो मचेगा पूरा। बाई डायरेक्शनल रेप्लिकेशन, देखो बाई डायरेक्शनल मतलब जो रेप्लिकेशन कैसे होता है? रेप्लिकेशन एक साइड से होता है, लेकिन मतलब 5 से 3 या फिर 3 प्राइम टू 5 प्राइम ऐसा रेप्लिकेशन होता है ना, लेकिन यहाँ बाई डायरेक्शनल रेप्लिकेशन दे रखा है। तो बाई डायरेक्शनल रेप्लिकेशन में क्या होता है? रेप्लिकेशन दोनों साइड में हो जाता है, ठीक है। रेप्लिकेशन दोनों साइड में होने का ये मतलब है, एक ही जो ओरिजिन पॉइंट रहेगा उससे जो रेप्लिकेशन फोर्क जो होंगे वो वही रेप्लिकेशन फोर्क से दोनों साइड में क्या होने लगता है? दोनों साइड में रेप्लिकेशन होने लगता है, ठीक है। तो उसी को कहते हैं बाई डायरेक्शनल रेप्लिकेशन। ये किस में होता है? ये प्रोकैरियोट्स में होता है, यूकैरियोट्स में नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो मोनोसिस्टोन्स। तो मोनोसिस्टोन्स क्या होते हैं? मोनोसिस्टोन्स एमआरएनए का एक टाइप होता है जो कि क्या करता है? एक सिंगल प्रोटीन को इनकोड करता है, ठीक, सिंगल प्रोटीन को इनकोड करता है। और ये मोनोसिस्टोन के पास सिर्फ एक क्या होता है? एक प्रमोटर होता है और एक ऑपरेटर होता है, ठीक है, मोनोसिस्टोन के पास। और एक प्रमोटर एक ऑपरेटर होने की वजह से ये सिंगल प्रोटीन को ही इनकोड करते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो है सेल सरफेस रिसेप्टर प्रोटीन। जो सेल सरफेस रिसेप्टर प्रोटीन क्या होते हैं? सेल सरफेस रिसेप्टर प्रोटीन मतलब आपको नाम से समझ में आ रहा होगा कि सेल के सरफेस पे ये प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, और ये क्या करते हैं? ये इंटीग्रल प्रोटीन होता है। इंटीग्रल प्रोटीन होते हैं मतलब सेल के सरफेस पे ही प्रेजेंट होते हैं बार बार। एक सेल को दूसरे सेल से अगर कम्युनिकेशन करना है, ये बातचीत नहीं कि क्या हाल चाल है, क्या हाल चाल है, खाना पीना हुआ कि नहीं, ये इसको नहीं बोलते हैं। कम्युनिकेशन किसको बोलते हैं? मान लो एक सेल से कोई भी प्रोटीन यहाँ पे बना तो अगले से अलग सेल में जाना है तो वो उसी हेल्प से जाता है। कौन से? सेल रिसेप्टर जो प्रोटीन होता है उनकी हेल्प से जाता है। अब ये नहीं कि सेल का कम्युनिकेशन का मतलब बिल्कुल ये मत समझना कि सेल बातचीत करते हैं। बातचीत करने का कम्युनिकेशन का मतलब ये है कि सेल अगर यहाँ से एक सेल से दूसरे सेल में कोई चीज़ जाना हो, ट्रांसफ़र होना है, तो इसी को कम्युनिकेशन कहते हैं। तो सेल रिसेप्टर प्रोटीन उसी लिए प्रेजेंट होता है, एक सेल से दूसरे सेल में कुछ जाना हो, भेजना हो ऐसा। या फिर जो सेल रिसेप्टर प्रोटीन जो होते हैं वो इसके इन्वायरमेंट में भी कम्युनिकेट करते हैं। मान लो बाहरी जितना भी थोड़ा मोड़ा सेल के बाद स्पेस होता है, वहाँ पे कोई प्रोटीन भेजना हो या फिर वहाँ से कुछ मटेरियल अंदर लाना हो, तो उसके लिए भी सेल रिसेप्टर प्रोटीन काम करता है, ठीक है। तो आई होप इतना समझ में आया होगा। और ये 12 क्वेश्चंस हैं, 12 इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट बताए गए आपको, ये 12 जरूर पढ़ के जाना। तो चलिए पहले इसे रफ करते हैं और इसके बाद समझते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस को, कौन कौन से लॉन्ग क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट दिए जाने वाले हैं, ठीक है, और कौन कौन से आ सकते हैं। और हाँ, एक चीज़ और देखो, ये जो क्वेश्चंस बताए जा रहे हैं ना, वो और कहीं से नहीं, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही हैं। मतलब 4-5 साल के अंदर जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं वो सारे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो एक बात और, वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि एमएससी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो आपको इस चैनल पे
रेगुलर दिए जाते हैं। ठीक, अगर ना विश्वास हो तो पहले की वीडियो जाके देख लो। और हाँ, इसके पहले भी बहुत सारे वीडियोस सारी यूनिवर्सिटी के लिए, जिस भी यूनिवर्सिटी में थोड़ा अलग सिलेबस होता है उन सारी यूनिवर्सिटी के लिए अलग अलग वीडियो बनाए जाते हैं। ठीक है, तो आप कौन सी यूनिवर्सिटी से हो वो आप कमेंट करके बता सकते हो कि कौन सी यूनिवर्सिटी से आपको चाहिए वीडियो, वो ज़रूर प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, तो चलिए पहले इसे रफ करते हैं, तब तक आप लोग जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। तो जो अपने इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं वो कौन कौन से हैं चलिए देखते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो एंजाइम इन्वॉल्व इन डीएनए रेप्लिकेशन। देखो डीएनए रेप्लिकेशन में कौन कौन से एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं उनके बारे में आपको बताना है। तो कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं, जैसे डीएनए पॉलीमरेज, हेलिकेज, लाइगेज, ये सब एंजाइम होते हैं। वो क्या करते हैं, डीएनए पॉलीमरेज में, डीएनए रेप्लिकेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, मतलब डीएनए रेप्लिकेशन मतलब डीएनए को डुप्लीकेट करने में, डीएनए डुप्लीकेशन में या फिर डीएनए रेप्लिकेशन में एंजाइम जो हेल्प करते हैं वो कौन कौन से होते हैं। मोस्ट जो इंपॉर्टेंट होता है वो तो डीएनए पॉलीमरेज होता है। इसके बाद एसएसबीपी होते हैं, उस सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। उसके बाद होता है कौन सा, हेलिकेज, लाइगेज, ये सब प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, ये सब प्रोटीन्स या फिर एंजाइम बोल सकते हो, एंजाइम ही होते हैं वो सब, प्रोटीन्स भी बोल सकते हो। ठीक, जो क्वेश्चन नंबर 2 जो है, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। देखो डीएनए रेप्लिकेशन का इनिशिएशन जो है वो बताना हमको। प्रोकैरियोट और यूकैरियोट्स दोनों में पढ़ लेना। ठीक है, प्रोकैरियोट्स अगर लॉन्ग में आएगा तो जाहिर सी बात है दोनों पूछेगा, क्योंकि प्रोकैरियोट्स में भी और यूकैरियोट्स में भी, क्योंकि प्रोकैरियोट्स पूछेगा तो वो छोटा हो जाएगा, लॉन्ग आंसर भर का बनेगा नहीं। ठीक है, इसीलिए दोनों पूछता है, प्रोकैरियोट या फिर यूकैरियोट दोनों। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो इलुस्ट्रेट इन डिटेल द एक्सपेरिमेंट प्रूविंग सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। देखो डीएनए रेप्लिकेशन का जो नेचर होता है वो कैसे होता है, सेमी कंजर्वेटिव होता है। सेमी कंजर्वेटिव मतलब, सेमी कंजर्वेटिव का मतलब ये होता है, सेमी मतलब हाफ और कंजर्वेटिव मतलब जो पहले से आधा बचा हुआ है आधा नया जुड़ता है। जो डीएनए के 2 स्ट्रैंड्स होते हैं ना, डीएनए के कितने स्ट्रैंड्स होते हैं, जो 2 स्ट्रैंड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, एक जो है वो पेरेंट डीएनए से ही आया होता है, मतलब एक पुराना वाला ही होता है और उसी को देख के टेम्पलेट के यूज़ करके, उसी टेम्पलेट को यूज़ करके नया वाला स्ट्रैंड बनता है। ठीक, इसीलिए इसको कहते हैं, एक तो पुराने वाले डीएनए में से ही रहता है। अगर डीएनए बनता है ना तो क्या होता है, एक पुराने वाले डीएनए में का ही एक पार्ट रहता है और दूसरा स्ट्रैंड जो है वो नया बनता है। इसी को कहते हैं क्या, सेमी कंजर्वेटिव नेचर। किसका, डीएनए का सेमी कंजर्वेटिव नेचर होता है, मतलब आधा पहले से होता है आधा नया बनता है। ठीक है, इसी को कहते हैं सेमी कंजर्वेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 जो है, देखो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से दिए जाते हैं और यहीं से फंसते भी हैं आपके एग्जाम में। इसके पहले बहुत सारे यूनिवर्सिटी के बहुत सारे वीडियोस बना दिए गए। अभी आपके महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के तो टाइम टेबल नहीं आया ना, बहुत जल्दी आ जाएंगे। तो सारे यूनिवर्सिटी में लगभग सभी यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम्स ख़त्म हो चुके हैं। आपका यूनिवर्सिटी ही ऐसा है जहाँ पे अभी टाइम टेबल नहीं आया, जहाँ नहीं ख़त्म हुआ एग्ज़ाम्स चल रहे हैं। ठीक है, आपका यूनिवर्सिटी थोड़ा लेट एग्ज़ाम करवा रहा है, बेनिफिट आपका ये है, बढ़िया है, बढ़िया तैयारी कर लोगे। ठीक, तो पहले ये जितने क्वेश्चंस बताया जा रहा है ना, इनको तो एकदम पक्का से रट लो, एकदम मतलब इसमें कोई कमी ना छोड़ो। फिर बाद में इन सब के बाद जो पढ़ना हो वो पढ़ लेना, लेकिन ये सारे क्वेश्चन जरूर पढ़ के जाना। ठीक है, पहले इन सबको क्वेश्चन को ऐसा करो ना कि घोल के पी जाओ। ठीक, घोल के पी जाओ। इसके बाद अदर क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, लेकिन वो सभी पढ़ना, लेकिन ये सारे पहले पढ़ लो। ठीक है, पढ़ने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं यहाँ के। आप लोग पहले जाके देख लेना कौन सी यूनिवर्सिटी, किसी भी यूनिवर्सिटी के बताए जाते हैं क्वेश्चंस, वो जरूर वहाँ से 5-6 क्वेश्चन तो फंस ही जाते हैं वहाँ से। ठीक है, तो आप में भी फंसने के चांसेस हैं। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 जो है, व्हाट इज़ ओपेरॉन। देखो ओपेरॉन क्या था, वहाँ आप शॉर्ट में भी पूछा था, लॉन्ग में भी पूछा था, लॉन्ग में भी पूछा है। तो ओपेरॉन क्या होते हैं वहाँ बताया गया था, और नहीं बताया गया तो कॉपी में से पढ़ लेना। नोट्स तो बनाए ही हो गए, एग्जाम का टाइम चलने वाला है, तो अभी तक तो सबके सिलेबस तो कंप्लीट ही हो गए होंगे। तो फिर अगर आंसर भी चाहिए तो आप लोग कमेंट करना, आंसर भी दे दिए जाएंगे। लेकिन जब बहुत सारे बच्चे कमेंट करेंगे तब ये नहीं कि 1-2 बच्चा कमेंट किया तो उसके लिए तो आंसर की वीडियो बना नहीं जा सकते हैं ना। ठीक है, तो जब ज़्यादा बच्चों की नीड होगी आंसर की तो आंसर भी जरूर दिया जाएगा। व्हाट इज़ ओपेरॉन, ओपेरॉन क्या है, और एक्सप्लेन इंड्यूसिबल। हाँ, इंड्यूसिबल और रिप्रेसिबल ओपेरॉन, मतलब यहाँ पे इंड्यूसिबल और रिप्रेसिबल ओपेरॉन भी होते हैं। वो ट्रिप्टोफैन और लाइकोपेरॉन की बात करी जा रही है यहाँ पे, तो उनके बारे में भी आप लोग पढ़ लेना। देखो ओपेरॉन जो होता है ना, ओपेरॉन मॉडल होता है, ओपेरॉन मॉडल, तो वो इम्पॉर्टेंट होता है।
कहीं भी, ठीक है। ओपेरॉन मॉडल एग्जाम में जरूर आता है, तो ओपेरॉन मॉडल पूरा का पूरा पढ़ लेना वहाँ से, या फिर ओपेरॉन शॉर्ट में पूछता है, लॉन्ग में भी पूछता है, ठीक। तो यहाँ पे ओपेरॉन पूछा है, ओपेरॉन भी पूछा है, और इंड्यूसिबल रिप्लेसिबल मतलब ट्रिप्टोफैन और लैक्टोज ओपेरॉन भी पूछा है, जो आपके सिलेबस में पूरा दिया ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो व्हाट इज सिग्नलिंग, डिस्क्राइब इन डिटेल एंड इट्स टाइप। देखो सिग्नलिंग क्या होता है, सिग्नलिंग सेल सिग्नलिंग की बात करी जा रही है, ये नहीं कि मतलब ये आप उसका डीटीएच का सिग्नल करवाने लगो, वो नहीं, यहाँ पे सेल सिग्नलिंग की बात करी जा रही है, मॉलिकुलर बायोलॉजी है अपना, ठीक है। तो सेल सिग्नलिंग क्या होती है, सेल सिग्नलिंग, और इसके डिटेल में इसको बताओ, और इसका टाइप भी कुछ होता है वो भी बताना है आपको, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, डिस्क्राइब इन डिटेल्स अबाउट मेजर प्रोटीन सॉर्टिंग पाथवे इन यूकैरियोट्स। तो यहाँ पे यूकेएस लिखा है ना, यूकैरियोट्स है, यूकैरियोट्स, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है क्योंकि वहाँ पे जगह नहीं बच रहा था। डिस्क्राइब करो, क्या डिस्क्राइब करना है, जो प्रोटीन सॉर्टिंग होती है, प्रोटीन सॉर्टिंग का जो पाथवे होता है उसको डिस्क्राइब करना है, प्रोटीन बनने के बाद कैसे कैसे कहाँ कहाँ जाता है, कौन कौन से रास्ते, उसको बताना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 एंड सेकेंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन। देखो ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन क्या, मॉडिफिकेशन सबसे पहले जाना ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है। ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन होता है, सॉरी पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल, हाँ ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन है। तो ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन वही होता है ना जो डीएनए से क्या बनता है, एमआरएनए बनता है, ठीक है। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन उसी को कहते हैं। एक आता है आपका पोस्ट ट्रांसलेशन, मतलब ट्रांसलेशन मतलब प्रोटीन बनने के बाद उसके साथ प्रोटीन के साथ क्या क्या कांड होता है वो भी आता है क्वेश्चन एग्जाम में, ठीक है। तो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल के बाद आप लोग एक और पढ़ लेना क्वेश्चन, कौन सा, पोस्ट, क्वेश्चन नंबर 9 कर लेना, पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन, ठीक है। पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन मतलब प्रोटीन बनने के बाद, ट्रांसलेशन मतलब प्रोटीन और पोस्ट मतलब बाद में, प्रोटीन बनने के बाद क्या क्या उसके साथ मॉडिफिकेशन होता है उसको कहते हैं हम लोग क्या, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन। तो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मतलब ट्रांसक्रिप्शन होने के बाद, मतलब ट्रांसक्रिप्शन मतलब एमआरएनए बनने के बाद उसके साथ क्या क्या होता है, कौन कौन से वो दुख दर्द कष्ट उसके साथ किए जाते हैं, वो यहाँ पे बताना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, ट्रांसलेशन इन यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स। देखो ट्रांसलेशन बताना है प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों में, दोनों का पढ़ लेना, ज़्यादा बड़ा नहीं है, आधे घंटे में टॉपिक। देखो जितने क्वेश्चन बताए गए ना वो मुश्किल से आपको 3 घंटे लगेंगे, सारे के सारे 3 घंटे में आप लोग कंप्लीट कर लोगे, 3 घंटे से भी कम लगेंगे, लॉन्ग और शॉर्ट मिला के 3 घंटे से भी कम लगेंगे, क्योंकि ये जो पेपर है ना वो बहुत ईजी पेपर होता है, बहुत ईजी पेपर माना जाता है, ठीक है। तो ट्रांसलेशन बताना है आपको यूकैरियोट और प्रोकैरियोट दोनों में। ट्रांसलेशन मतलब एमआरएनए से जब प्रोटीन बनता है उसी को ट्रांसलेशन कहते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 9, पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन, जो ट्रांसलेशन बन हो गया मतलब प्रोटीन बन गया, अब प्रोटीन बनने के बाद क्या क्या होता है प्रोटीन के साथ वो बताना है आपको, ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो यहीं तक है, क्वेश्चंस इतने इंपॉर्टेंट हैं और मन करे तो बाद में आप अपने मन से पढ़ सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करना कभी मत भूलना, क्योंकि पहले भी बता दिए कि यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं। जो बच्चे नहीं सब्सक्राइब किए हैं वो बहुत सारे बच्चे तो सब्सक्राइब कर लिए हैं। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।